मैंने सभी लोगों की जो कविताएं सुनी उस पर केवल एक ही पंक्ति में टिप्पणी है कि कवि को संवेदनशील होना चाहिए। और जब संवेदनशील व्यक्ति है, जब वो अपनी मर्म की पीड़ा आहत होकर के कुछ कहता है, यत आपने वो महर्षि वाल्मीकि की जो कवि बने तो बड़ी प्रसिद्ध है वो भाई, क्रोच पक्षी का जब वध हुआ, स्नान करने गए थे वाल्मीकि बनने से पहले की कहानी है। संवेदनशील होता है, हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति में कविता होती है। तो उन्होंने वो संस्कृत में जो पहला श्लोक था, अनुष्टुप छंद में था वो, माँ निषाद प्रतिष्ठा तुम आगमा गमः समाग, हाँ, यत क्रोंच मिथुनात् एकम वधि काम मोहितम, यानी काम में मोहित क्रोंच पक्षी। काम क्या है, कोई सेक्स वाली बात नहीं है। दो, अपनी गृहस्थी जब हम चलाते हैं तो गृहस्थी के साथ हम अपना जीवन भी चलाते हैं। कविताएं जिंदगी को बख्शती हैं और ज़िंदगी के पाठ पढ़ाती हैं। अगर हम लोग कविताओं के माध्यम से भी ज़िंदगी जानते हैं, दूसरों से साझा करते हैं। मेहरुन्निसा ने अच्छी गज़ल पढ़ी है और ये हमारे साथी मनजीत भोला हम सुनते रहते हैं, कपिल को भी सुनते हैं। तो इनके बीच में मुझे थोड़ा संकोच होता है क्योंकि मैं तो सूखी कविता लिखता हूँ। सूखी, मैं रास्ते में आ रहा था, कविता वो मन में चल रही है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ वही एक मात्र, क्योंकि मेरा संग्रह बुत गूंगे नहीं होते। तो उसमें एक कविता अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें बुत पर मैंने 6 कविताएं लिखी हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। तो उनमें से कि बुत आपस में मिलकर एक पार्क में जार जार रोए। बुत एक पार्क में मिलकर जार जार रोए। एक ने कहा, भाई हमारी कदर तो उसी दिन होती है जिस दिन कोई जयंती होती है। हमें कुछ लोग फूलों के हार पहना जाते हैं, कुछ गालियों से भी नवाज जाते हैं, कह जाते हैं कि इसने क्या किया। बुत फिर आपस में मिल के रोए कि हार ही नहीं पहनाते भाई, कुछ लोग पंछी भी बीट कर जाते हैं। ये थोड़े मतलब इसमें तंज है, कुछ पंछी भी बीट कर जाते हैं। तो इसी सेंस में मैं जब आज गाड़ी में आ रहा था तो मेरे मन में बहुत कल से कविता का एक प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं बनती, एक झटके में नहीं बनती। और मैं आप लोगों से प्रार्थना भी करूँगा कि कविता लिखते समय आप उसे जियो, और जी करके जब कविता लिखोगे उसमें गहरी संवेदना होगी, गंभीरता होगी, और उसमें एक क्षमता होगी दूसरे को दूर तक प्रभावित करने की। कई बार इंस्टेंट रचनाएं लिख देते हैं हम तत्काल, जैसे कोई केमिकल मिला करके और जो फेंक दिया और वो कोई पोस्टर बन गया। तो कविताएं थोड़ा सा हम अगर अपने मतलब जीवन के साथ जोड़ करके, किसानों की समस्याओं के साथ जोड़ के, मजदूरों की समस्याओं के साथ जोड़कर, महिलाओं की समस्याओं को जोड़, अब जैसे घड़ेवाल रचना जालौर की घटना है, लेकिन कवि ने कैसे आंदोलित किया कि घड़े की जात जब तक वो चाक पर था, मिट्टी के तौर पे था, जब उसकी शक्ल बनी तो किसी ने उसको गुजर बना दिया, किसी ने उसको राजपूत बना दिया, किसी ने उसको यानी उसकी जाति बख्श दी, जबकि मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी सबको ठंड देता है। तो मैंने एक छोटी सी आज ही वो एक संवेदना आपसे साझा कर रहा हूँ, लेकिन अभी कागज़ पर नहीं आई है, कि हम सच में प्रतिमाएं गढ़ते हैं। हम सच में प्रतिमाएं गढ़ते हैं, उनमें मुस्कान भरते हैं, भले ही हमारी ज़िंदगी में वो मुस्कान ना हो। हम प्रतिमाएं गढ़ते हैं और कुछ लोग प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। आपने सुना होगा मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होते हैं, लेकिन कहाँ है वो ज़िंदगी की सांसें जिनसे वो प्रतिमाएं हमारे सामने आती हैं। देखो, भगवान की कोई प्रतिमा तो किसी ने देखा हो, हमें तो पता नहीं, हमें तो कोई शक्ल याद नहीं है। इनकी एक बहुत खूबसूरत कविता है भगवान पे,
उसको देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि थानेसर रेलवे स्टेशन पर, ये थानेसर में रहे कुरुक्षेत्र में, तो रेलवे स्टेशन पर भगवान कहता बहुत ही बुरी हालत में मिले। तब अयोध्या की घटना हुई थी। तो कवि कैसे आंदोलित होता है और दूसरे को कैसे आंदोलित करता है, वो इनकी कविता है। कभी पढ़ने का मौका मिले, दरवाजे से बाहर तक इनका संग्रह है, तो उसमें वो कविता है। और कैसे मिले, बीवी के पास कैसे लेके गए कि भगवान तेरा ये क्या हाल है, किसने बना। कहता है मैंने एक जगह बनाने की कोशिश की थी अयोध्या में, और लोगों ने मेरा घर ही छीन लिया, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, और मैं रोज़ प्रसाद खाते खाते थक गया हूँ। तो हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? प्रतिमाओं में। प्रतिमाएं खंडित हो रही हैं। प्रतिमाएं तो हम हैं, हम सब लोग मनुष्य जितने हैं, या हम प्रतिमाएं हैं। हमारी प्रतिमाओं में वो जिसके आंसू पोंछे जाए, जिसकी भूख भगाई जाए, जिसको काम दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, वो नहीं है। हमारी प्रतिमाओं में वेदोक्त मंत्र हैं, और बड़ी बड़ी सूक्तियाँ हैं, बड़े बड़े कथन हैं उपनिषदों के, और उनके माध्यम से हमें ये बताया जाता है। चाहे वो आर्य समाज हो, इनको दरगाह पे टोक दिया। मैं होता तो कुछ और जवाब देता। दरगाह अगर आप पूजा का स्थान मानते हो, अगर मंदिर को पूजा का स्थान मानते हो, ईश्वर को अगर वेदों में सर्वशक्तिमान और एक कहा गया, एकात्मवाद की बात करते हो, शंकराचार्य ने भी यही बात की है, तो परंपराएं बहुत गहरी हैं दोस्तों। तो हमें इस बात से तकलीफ़ नहीं माननी चाहिए, बड़े प्यार से कहना चाहिए। मैंने दरगाह शब्द प्रयोग कर दिया, अगर गुनाह है तो ये शब्द हम कहीं और यूज़ कर लेंगे, आपका मंदिर यूज़ कर लेते हैं, बात तो वहीं आएगी। तो लोगों को आज अपनी भाषा समझाने के लिए हमें बजिद नहीं होना है, क्योंकि हमें लोगों तक पहुंचना है, और लोगों में पहुंचने का कविता एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो कहो तो एक कविता सुना दूँ मंगतराम जी? अगर है इजाज़त तो सुना दो, नहीं तो देखो आप हो अध्यक्ष। तो आपने जाना थी, हम तो सुन आपके बाद तो सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन कर गया। कर दो फिर, धन्यवाद ही करते हो आप। कविता तो ये कह दिया तो कभी फुर्सत में भी रहा करो। कई बार मिलते हैं ना हम, तो क्या करते हैं, कोई फुर्सत नहीं है, अब तो टाइम नहीं है, फिर मिल लेंगे या फिर कर लेंगे बात। और घंटों टीवी के सामने बैठकर के क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं। कभी फुर्सत में भी रहा करो कि बैठकर बात ही कर लें, कुछ घर की कर लें, कुछ बाहर की कर लें। बैठे ठाले करते हैं बेतुकी बातें और ठेलते रहते हैं अपनी अपनी। जिंदगी के पल यूं ही बिताते हैं, ताश पीट कर, लड़ते झगड़ते, हार से निराश होकर मुंह के बोल भी नहीं रह पाते। देखो आप ताश की टोलियों में कैसे बोला था, न इक्का फेंक दिया था, न यूँ फेंक दिया था, न वो कर ली मेरी, तो फिर जुटते हैं वहीं, लेकिन अगले दिन फिर वहीं मिल जाते हैं, फिर जुटते हैं वहीं, फिर जुटते हैं वहीं जिस जगह से उठे थे। जोड़ियां बदलकर पर बात बंद कहाँ होती है। खेत खलिहान से फारिग वक्त निकाल कर घरों की होती हैं चुगलियाँ। फफ्तियाँ कस रहे होते हैं लोग, परस्पर भर रहे होते हैं चिहूटियाँ। सही बातों के वास्ते कहाँ है वक्त जो हम मनोरंजन से अलग एक दूसरे की ज़िंदगी में उतर कर जान लें दुश्वारियाँ। जो इन्होंने अभी बात कही थी कि हम एक दूसरे की तकलीफ़ में साझा नहीं करते बातें। मनोरंजन जितना मर्जी करा लो, चाहे यहाँ डांस करवा लो, और घंटों बैठे रहेंगे, फुर्सत पता नहीं कहाँ से आ जाएगी। गंभीर बात सुनने की फुर्सत हमारे पास नहीं बची है। और ये साहित्य के लोग हैं, बड़े संवेदनशील लोग हैं, और मैं इनको बड़े लोग इसलिए मानता हूँ कि ये बड़ी बात करते हैं। और अपने जीवन में देखो, जीवन में कथनी और करनी में जो अंतर है वो व्यवस्था की देन है। कोई ये कहे कि तू ऐसा तो नहीं, वो किसी साथी ने कहा था कि भाई आप तो वहाँ पढ़ाते हो बच्चों को, ये मजबूरियाँ हैं। आपके पास स्कूल कहाँ बचे हैं कि आप किसी गांधी स्कूल में पढ़ाएं, नरेश वाले में? क्या ऐसा संभव है?
आपके पास साधन है तो आप कहाँ भेजोगे? देहरादून भेज दोगे, बच्चे को अमेरिका भेज दोगे या हिसार भेज दोगे जिंदल स्कूल में। लेकिन जिनके पास है ही कुछ नहीं, वो गांधी स्कूल में जाएंगे और वो पढ़ लें और वहाँ से भी कुछ निकल जाएं बन के इंसान। तो हम इंसान की प्रयोगशाला है ये। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बेवकूफ़ियों को सुना, और जो मैंने थोड़ा बहुत कहा है, कृपया ये जनवादी लेखक संघ का मंच है, इसे गंभीर बनाइए और गंभीरता के साथ इसमें आगे बढ़िए। ये वक्त आपका आज नहीं है तो कल आपका ही होगा। धन्यवाद।